Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 5 lesson number 4 collecting things. Today we will do its exercise. It is page number 43. First one is the comprehension. Question number 1. Answer the following questions. Question number A is what kind of things do people collect? लोग किस किस्म की चीज़ें इकट्ठी करते हैं? The answer of question number A is people collect anything and everything. Stamps, shells, hats, butterflies, leaves, stones, etc. etc का मतलब है वगैरह वगैरह। लोग जमा करते हैं एनीथिंग हर चीज़, कोई भी चीज़, एंड एवरीथिंग और हर चीज़, स्टैम्प्स टिकट, शेल्स सीपियाँ, हैट्स टोपियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ, लीव्स पत्ते, स्टोन्स पत्थर, ईटीसी वगैरह वगैरह। ठीक है, लोग हर किस्म की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर? टिकट इकट्ठे करना इतना मशहूर क्यों था? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी इज स्टैम्प कलेक्टिंग वाज सो पॉपुलर बिकॉज स्टैम्प्स आर easily obtained. Most people have some friends in distant places who write letters to them. टिकटें इकट्ठी करना बहुत मशहूर था क्योंकि इन्हें हासिल करना बहुत आसान है। बहुत से लोगों के दूर दोस्त होते हैं जो कि उनको खत लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी, what are some of the things you will need in order to start a collection of flowers? फूलों के ज़ख़ीरा करने में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है? And the answer of question number C is in order to start a collection of flowers you will need a notebook, an album, 2 pieces of cardboard, newspaper and magnifying glass. फूलों को इकट्ठा करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक नोटबुक कॉपी की, एल्बम की, 2 पीसीज ऑफ हार्डबोर्ड की, न्यूज़पेपर अखबार की एंड मैग्नीफाइंग ग्लास और मुहद्दब बच्चे की। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाई डू यू थिंक वन शुड नॉट पिक मोर फ्लावर्स देन वन नीड्स? आपके ख्याल में एक को जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फूल नहीं तोड़ने चाहिए? एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी इज वन शुड नॉट पिक मोर फ्लावर्स देन नीडेड बिकॉज सम फ्लावर्स आर रेयर। फ्लावर्स मेक द इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। किसी को जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा फूल नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि कुछ फूल बहुत नायाब होते हैं। रेयर मतलब नायाब होते हैं और फूल हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाई इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़फुल बट नॉट एसेंशियल? एक मैग्नीफाइंग ग्लास मुफीद है लेकिन वो ज़रूरी नहीं। एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ई इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ यूज़फुल। एक मैग्नीफाइंग ग्लास या मुहद्दब बच्चा मुफीद है इफ़ वी वांट टू स्टडी द लीव्स केयरफुली। अगर हम पत्तों को बहुत एहतियात से उनका मुतालिया करना चाहिए। मुतालिया करना हो तो उसकी बहुत अच्छी यूज़फुल है, मतलब कि वो मुफीद है। अगर हम किसी भी पत्ते का मुतालिया करना चाहें फॉर मोस्ट, लेकिन ज़्यादातर पर्पज़ मकासद के लिए, लेकिन ज़्यादा मकासद के लिए ओवर आइज़ आर गुड इनफ। हमारी आँखें ही ठीक हैं, मतलब कि ज़्यादातर मुताले के लिए हम अपनी आँखों को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ,
What are the details you could write in your record book? And the answer of question number F is, आप अपनी रिकॉर्ड बुक में कौन सी तफसील लिख सकते हैं? इसका जवाब है, इन आवर रिकॉर्ड बुक, हम अपनी रिकॉर्ड की किताब में, वी कुड राइट द नेम ऑफ द फ्लावर, हम लिख सकते हैं उस फूल का नाम, वेयर एंड व्हेन इट वाज फाउंड, वेयर कहाँ से, एंड व्हेन और कब हमने उसे पाया, इट्स साइज उसका साइज, कलर उसका रंग, एंड शेप और उसकी शेप। ये सारी डिटेल हम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, रिकॉर्ड बुक में। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर इज यूज्ड इन द फ्लावर प्रेस? आपके ख्याल में अखबार क्यों इस्तेमाल किया जाता है फूल को प्रेस करने में? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जी इज, newspaper is used in the flower press because it can soak up the plant's juice. It is more absorbent than other papers. Newspaper is used in the flower press. अखबार को फूल को प्रेस करने में इस्तेमाल किया जाता है, because it can soak up the plant's juice, क्योंकि ये पौधे का जो जूस है, रस है, उसको जज़ब कर लेता है। It is more absorbent than other papers. ये दूसरे कागजात की निस्बत ज़्यादा जज़ब करने वाला है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वाइट ऑफन व्हाट starts off as a hobby or pastime develops into a more serious study or even a profession. And related to this text, the questions number A is, what sort of hobby is particular has been mentioned before this? Question number B, what examples are given of hobbies developing later into professions? And answer of question number A and B are, the answer of question number A is, the hobby of beginning collection. Answer of question number B is, a child interested in stamps may work with stamps. One interested in collecting old coins may become a historian. Next is working with words. Use these words in sentences of your own. Students can make the sentences of their own. Next is, here is a crossword puzzle. All the words can be found in the second paragraph of the lesson. Here are the clues. Grow on trees, it is leaves. Second is, found on sandy beaches, shells. Eaten off plates, sticky bags, stamps. Soft and ticklish. Feathers, purr. Keep the sun off, it is hats. Old and ancient, antiques. Very hard, stones. And the word we make by writing these words is elephant. Next is learning about language. Put adverbs in the sentences below, either after the verbs or after the objects. First one is, he slept. He slept soundly. You will write soundly after slept. Before, after slept. You will write like this, he slept soundly. Next is, he went back. You will write finally.
he के बाद finally आएगा, he finally went back. The sentence will be like this: he finally went back. Next is she made a new dress. She made a new dress easily. She made a new dress easily. Right? Question number 2 is change the following into indirect speech using asked. ठीक है, indirect speech में आपने ask का word use करना है. Are you going to school today? My mother asked. Second is where are your books? She said. Have you had your breakfast? She continued. Have you tidied your room? She asked. The indirect sentence of A is my mother asked me if I were going to school today. The indirect sentence of B is she asked me where my books were. You will write question mark here. The indirect sentence of C is she asked me if I had my breakfast. The indirect sentence of D is she asked me if I had tidied my room. Next is change the following into direct speech. Don't forget the inverted commas. ठीक है, inverted commas we will use the inverted commas when we will change these into direct speech. She asked me where I was going. She asked me if I was going to the market. I told her I was not. Then she asked me if I was going to the park. And the answer of these questions is the direct sentence of A is start with the inverted commas. Where are you going? Question mark, comma. She asked, full stop. You can write me in the commas, in the brackets. The direct sentence of B is start with the inverted commas. Are you going to market? Question mark, comma. She asked, full stop. You can write here me in the brackets. The direct sentence of C is start with the comma. No, I am not, comma, I replied. D is then she asked, comma, are you going to the park? Question mark and comma. Next, question number 4 is make a list of the transitive and transitive verbs in the following paragraphs. As you can see here, the transitive verbs have an object and intransitive do not have an object. Okay, let's start. First one was, it is the transitive verb. Lived, it is the intransitive. I mean intransitive verb. Was, it is intransitive verb. Lived, intransitive verb. जिनके ऊपर आई है वो इंट्रांजिटिव है और जिनके ऊपर टी है वो ट्रांजिटिव है. ठीक है. वॉक्ड इंट्रांजिटिव, सा ट्रांजिटिव, took transitive, reach transitive, short transitive. As you can see here, where I have written the I, it is mean intransitive, and where I have put T, it is mean transitive verbs. Today we have completed this whole chapter with exercise. Allah Hafiz.